नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कल पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक जो है भारतीय कृषि के रूप। तो उससे जो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ समझना होगा। देखिए, यहाँ पर भारतीय कृषि के रूप हम जो कल पढ़ रहे थे, तो इसे दो भागों में बांटा गया था। भारतीय कृषि को दो भागों में बांटा गया था। तो उसके बारे में बात करते हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग था ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा भाग था कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो यहाँ देखते हैं, हम कल हमने पढ़ा था, यानी ऋतु के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया था, जो हमने कल पढ़ लिया था। पहला था खरीफ, दूसरा हमारा जो था वो रबी, और तीसरा जो हमारा था वो था जायद। तीसरा जो हमारा था वो था जायद। यहाँ हम बात करते हैं आगे, तो ये तो होगा हमारे ऋतुओं के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय जो फसल होती है, तो पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, और तीसरा हो गया जायद की फसल, जो हम पढ़ चुके हैं कल के टॉपिक में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो इसका रूप था वो है कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, यानी दूसरा कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो इसे निम्न भागों में बांटा गया है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हम इसका टाइप पढ़ते हैं, वो है खाद्यान्न। पहला है खाद्यान्न फसल, जो मैंने आपको कल थोड़ा समझा दिया था। दूसरा जो हमारा हो जाएगा व्यवसायिक, या औद्योगिक, या इसको और बोल सकते हैं तीसरा नाम मुद्रादायनी। मुद्रादायनी फसल। और तीसरा जो हमने कल समझा था वो था बागानी फसल। और चौथा जो हमने पढ़ा था वो था उद्यान फसल। तो प्यारे बच्चे, इधर देखिए एक बार, तो भारतीय कृषि के रूप में इसे दो भागों में बांटा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो रूप है ऋतुओं के आधार पर। पहला रूप हो गया कि इसे तीन भागों में बांटा गया था। तीन भाग आपने कल पढ़े थे, पहला है खरीफ की फसल, दूसरा रबी, तीसरा जायद हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारा रूप था कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो वो भाग कौन कौन से, उसके बारे में आपको देखना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, यानी बोर्ड की क्लास से 10वीं क्लास के अंदर हर वर्ष में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, हिसाब से पूछ लिया जाएगा। यानी भारत देश के अंदर, यानी जो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, यानी फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, परिभाषा बताइए या व्याख्या कीजिए। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, या आपसे पूछ लेता है इसको छोड़कर, यानी व्यवसायिक या औद्योगिक फसल के बारे में आप क्या जानते हो। पिछली बार पूछ लिया गया था यहाँ से, यानी 1.5 नंबर का मुद्रादानी फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, जो व्यवसायिक औद्योगिक जो फसलें होती हैं जिनसे मुद्रा प्राप्त होती है, तो वो उसे कहा जाता है मुद्रादानी फसल। यहाँ बात करते हैं बागानी फसल तीसरा है, और चौथा हो जाता है उद्यानिक फसल, यानी उद्यान फसल, जैसे फल और सब्जी इसके अंदर उत्पादित की जाती हैं। तो अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे पहला हमारा खाद्यान्न फसल। यहाँ देखिए आप, खाद्यान्न फसल क्या होता है, तो इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। पहला रूप जो हमारा टाइप है, यानी कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर जो हमारा पहला प्रकार है वो है खाद्यान्न फसलें। क्या है? ऐसी फसलें, यहां देखिए दोस्तों, ऐसी फसलें जिनका उपयोग ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने
या एक ही बात है, भोजन के रूप में किया जाता है उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो यहां समझिए दोस्तों, खाद्यान्न फसल क्या होती है इसके बारे में देखिए। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है तो उसे कहा जाएगा खाद्यान्न फसल। जैसे है, इसका उदाहरण लेते हैं हम, बाजरा है, दूसरा गेहूं, मक्का, चावल और दालें आदि। एक बार फिर समझिए यहां से। तो अपन बात कर रहे थे कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इसके निम्न भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला भाग हमने पढ़ा है खाद्यान्न फसल। ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है उसे खाद्यान्न फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर पहला है बाजरा, गेहूं, मक्का है, चावल है और दालें। तो आपको पता है, यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल और दालें। तो इनको हम डायरेक्ट जो है खाने के रूप में यानी ले सकते हैं, भोजन के रूप में खा सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा खाद्यान्न फसल। दूसरा हमारा यहाँ बात करता है, नेक्स्ट टॉपिक आगे इसी का, सेकंड परिभाषा व्यावसायिक। दूसरा है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। दूसरी परिभाषा देखिए भाई, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है उसे व्यावसायिक या औद्योगिक फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन आदि। एक नोट डालते हैं इसी में,
जिन फसलों को कच्चे माल के रूप में, जिन फसलों को कच्चे माल के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, तो उन फसलों को मुद्रादायनी फसल कहते हैं। एक बात पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है मुद्रादायनी फसल या औद्योगिक फसल या व्यावसायिक फसल क्या होती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ समझिए एक बार फिर से, हम पढ़ रहे थे आज का टॉपिक जो मैंने आपको कल समझाया था, कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो हमने इसके 4 भाग पढ़े थे। पहला खाद्यान्न फसल, दूसरा व्यावसायिक औद्योगिक या मुद्रादायनी की बात है, तीसरा हमारा हो जाता है बागानी, और चौथा जो हमारा होता है वो उद्यान फसल होता है। पहला हमने जो पढ़ा है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग मानव खाने के लिए या भोजन के लिए उपयोग में लेता है, तो उसे कहा जाता है खाद्यान्न फसल। तो हम जानते हैं बाजरा है, गेहूं है, मक्का, चावल और दालें आदि होती हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो हमने लिखी है, समझे भाई, यहाँ क्या होता है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक व्यवसाय के कार्यों के लिए या उद्योगों में या फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज एरिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो उसे व्यावसायिक या औद्योगिक फसल कहते हैं, या व्यावसायिक या औद्योगिक फसल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण आपके सामने दिया गया है गन्ना। किसान गन्ने को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, डायरेक्ट उससे चीनी नहीं बना सकता है। यहाँ कपास जो होता है डायरेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फैक्ट्रियों में जाएगा, कच्चा माल हो जाता है, फैक्ट्रियां उसके अलग अलग भाग करती है। उसके बाद जब अलग हो जाता है तो उसके द्वारा उसको धागा मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार जूट होता है, तंबाकू होता है, तिलक जो होते हैं, इन सबको यानी औद्योगिक क्षेत्रों में डालकर भेजकर कच्चे माल के रूप में इनको तैयार किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसे कहा जाएगा व्यावसायिक या औद्योगिक फसल। यहाँ से इस परिभाषा को बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। एक बार फिर समझिए, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक या औद्योगिक कार्यों के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो उसे व्यावसायिक या औद्योगिक फसल कहते हैं। उदाहरण गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलक आदि होते हैं। अब एक नोट डाला गया है नीचे। नोट क्या है, इसको समझिए। नोट में क्या कहता है, जिन फसलों को कच्चे माल के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, जिन फसलों को कच्चे माल के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, तो उसे मुद्रादायनी फसल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ समझिए, तो मुद्रादायनी जिन फसलों को कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रियों में इंडस्ट्री एरिया में भेजा जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा मुद्रादायनी फसल। उदाहरण आपसे पूछ रहा है मुद्रादायनी का, तो बाद में आपको बता दें जहाँ व्यवसायिक, औद्योगिक और मुद्रादायनी की बात है, तो यहाँ आपको उदाहरण गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलक आदि हो जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब है हमारी तीसरी परिभाषा, यहाँ से इसको मैं बैठा देता हूँ। तीसरी परिभाषा है बागानी फसलें। तीसरी परिभाषा बागानी फसलें क्या होती हैं, तो हमारे राजस्थान के अंदर तो ये नहीं है, बाकी जैसे केरल है, यहाँ इन क्षेत्रों में जो बड़े बागान चाय के होते हैं या सिंगोला के होते हैं, तो वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है, खर्चा ज़्यादा आता है, तो एक विकसित पद्धति के रूप में इसको अपनाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरी परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, बागानी
बागानी फसल कौन से टाइप का आधार पर पढ़ रहे हैं? कृषि की जो उपयोग का आधार पर जो तीसरा भाग है बागानी फसल, दो पढ़ चुके हैं, पहला खाद्यान्न, दूसरा व्यवसायिक औद्योगिक या मुद्रादानी हो गया, और तीसरा हमारा है बागानी फसल। तो ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है। तथा पेय व औद्योगिक कार्यों को पेय व औद्योगिक कार्यों को बागानी फसलें कहते हैं। उदाहरण जैसे चाय, पेय पदार्थ चाय हो जाता है, चाय। दूसरा है कॉफी, पीने वाली कॉफी होता है। उसके बाद ये रबड़ होता है, उसके बाद सिनकोना होता है, और उसके बाद वह अन्य मसाले सर्वाधिक भारत के अंदर केरल राज्य से उत्पादित किए जाते हैं आदि। तो यहाँ देखिए भाई, ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है, विशाल बड़े बागान में उत्पादित किया जाता है, और इसके अंतर्गत पेय व औद्योगिक कार्यों को बागानी फसल कहते हैं। पेय व औद्योगिक जो क्षेत्रों के अंदर इसको उत्पादित किया जा रहा है, तो इसे कहा जाएगा बागानी फसल। इसके अंदर होता क्या है, यानी चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना व अन्य मसालों को यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। आगे देखिए तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारी परिभाषा है, उद्यान फसल। यहाँ देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, उद्यान फसल। तो देखो, एक छोटे उद्यान के रूप में इसको विस्तृत किया जाता है। एक उद्यान के अंदर इनको प्राप्त किया जाता है, जैसे फल और सब्जियां होती हैं। देखो, एक पेय व औद्योगिक क्षेत्रों में इसको उपयोग में लिया जाता है। याद रखना है, पेय व औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनको यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आगे में ऐसी फसलें जिन्हें किसी उद्यान से प्राप्त किया जाता है उसे उद्यानिक फसलें कहते हैं। जिन्हें किसी उद्यान से प्राप्त किया जाता है तो उसे उद्यानिक फसलों के रूप में जाना जाता है। यहाँ अपन बात करते हैं जैसे
फल व सब्जियां आदि। देखिए भाई, उद्यान फसल ऐसी फसलें जिन्हें किसी उद्यान से प्राप्त किया जाता है तो उनको उद्यानिक फसल के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत फल व सब्जियां आदि को उत्पादित किया जाता है। यहाँ आपने पढ़ा था, तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। पहला हो गया आपका पहला भाग, भारतीय कृषि के रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहला था ऋतु के आधार पर, यानी 3 भाग, खरीफ, रबी और जायद। दूसरा भाग हमारा था कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर, इसे 4 भागों में बांटा गया था। निम्न भाग है जो 4 मुख्य रूप से है। पहला उद्यान, पहला हमारा खाद्यान्न, तो ऐसी फसलें जिनको उपयोग मानव खाने के लिए भोजन के रूप में करता है उसे खाद्यान्न कहा जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था व्यावसायिक या औद्योगिक, जिनको व्यवसाय के लिए या औद्योगिक क्षेत्रों में यानी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहा जाएगा व्यवसायिक। तीसरा हमने पढ़ा है ऐसी फसल जिसे विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है, उनके अंतर्गत पेड़ औद्योगिक जो क्षेत्रों के अंतर्गत उनको उपयोग में लिया जाता है तो उसे कहा जाएगा बागानी फसल। जैसे चाय, कॉफी, रबर, सिलिकॉन और अन्य मसाले आदि होते हैं। और उसके बाद चौथा हमारा है उद्यान फसल, ऐसी फसलें जिन्हें किसी उद्यान से प्राप्त किया जाता है, किसी उद्यान से प्राप्त किया जाता है तो उसे कहा जाएगा उद्यानिक फसल। यहाँ हम देखते हैं आगे, तो इसी के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ देखिए भाई, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, या हमारा जो परिभाषा है पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट परिभाषा के अंतर्गत बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, दालें हैं, चावल है, ये सारी क्या है भाई, यानी खाद्यान्न फसल। अब देखिए यहाँ पर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल या फसलें। देखिए, तो इसका अंदर हम पढ़ चुके हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि। देखिए यहाँ पर अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ एग्जाम आपसे हर बार पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में आप क्या जानते हो। गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में आप क्या जानते हो। चावल की भौगोलिक दशाओं के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कुछ हमारे यहाँ देखिए, पहला है भौगोलिक स्थिति का पहला जो कारक है, पहला है तापमान। आपके किताब के अंदर इनको निबंधात्मक रूप में दे रखा है, ऐसे दे रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी नोट्सों के जरिए अलग अलग परिभाषा इसको लिखाऊंगा ताकि एग्जाम में आपकी जो है मैं हेडिंग को देखकर अच्छे से नंबर दे सके। तो यहाँ आपकी जो पहला है कारक तापमान, पहला क्या हो गया भाई, तापमान। दूसरा है बुआई, समझिए एक बार, दूसरा हो गया है बुआई। तीसरा जो है मृदा, एक ही बात है, मृदा मिट्टी। चौथा जो हमारा है वो हो जाती है वर्षा। पांचवा जो हमारा होता है सिंचाई। पांचवा जो हमारा हो जाता है वो सिंचाई। उसके बाद आगे जो है उत्पादन हो जाता है। देखिए यहाँ पर
तापमान आपसे पूछ रहा है, जैसे अपन को पढ़ना है गेहूं के बारे में जो भौगोलिक दशा है तो उनके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। तो यहाँ समझिए तापमान, तो गेहूं को बोते समय तापमान कितना होना चाहिए और फसल को काटते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए गेहूं की बुआई के समय 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और काटते समय यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये तो हो जाता है तापमान, पहला जो भौगोलिक कारक था टेम्परेचर। तो इसकी बुआई के समय जो तापमान होना चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और काटते समय जो होता है 30 से 35 डिग्री होता है। उसके बाद होता है बुआई। तो मैंने आपको बताया था कल जो हम पढ़ रहे थे, यानी ऋतुओं का आधार पर जो रबी की फसल थी, तो आपको पहले समझना है ये किस फसल के अंतर्गत जो गेहूं आता है, तो वो है रबी। तो इसको जो है अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है और उसके बाद मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो अब ये क्या है बुआई, बुआई इसका जो समय होता है अक्टूबर नवंबर में, जैसे ही खरीफ की फसल का बियान होता है तो उस कंडीशन में जस्ट इसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसका मतलब यानी रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा कारक है वो है मृदा। मृदा इसके लिए दोमट, दोमट या काली मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है अपर्दन के जरिए, तो ये मिट्टी जो होती है ये गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके कारक जो होते हैं वो बारीक होते हैं, इसके कण जो बारीक होते हैं और इसमें जो नमी धारण क्षमता जो होती है वो अत्यधिक होती है। इस कारण से यहाँ पर यानी मृदा दोमट या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाई गेहूं के उत्पादन के लिए। तीसरा हमारा जो होता है वर्षा। तो आपने देखा है वर्षा ये एक रबी की फसल है, लेकिन फिर भी इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभों के जरिए, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के जरिए, पश्चिम विक्षोभों के जरिए जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए अर्थात गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे हमारे देश के अंदर मावट के नाम से जाना जाता है। मावट, तो पश्चिम विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है, जो रबी की फसल के लिए एक सोना के रूप में उभरती है, एक महत्वपूर्ण वर्षा होती है जो इसके लिए अत्यधिक यानी भाग्यशाली होती है। उसके बाद है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सिंचाई यानी कुछ समय अंतराल के बाद किसान जो नलकूप या नहरों के जरिए, कुएं के जरिए जो कृषि के अंदर सींचने के लिए जो पानी देता है तो उसे कहा जाता है सिंचाई। तो गेहूं एक रबी की फसल है जिसको सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद यानी नलकूपों के जरिए यहाँ पर जो पानी दिया जाता है तो उसे सिंचाई के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ समझना है तो रबी की फसल जो गेहूं रबी की फसल में आता है तो इसको लगभग यानी 4 से और 6 बार यहाँ पर नलकूपों के जरिए यानी सिंचाई का कार्य किया जाता है और उसके बाद इस फसल को उत्पादित किया जाता है। उसके बाद भाई हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्पादन। भारत में गेहूं उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो जो भारत में गेहूं का जो उत्तरी भारत है इसमें अधिकांश प्राप्त किया जाता है। उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन अत्यधिक रूप से किया जाता है क्योंकि यहाँ पर नहरें हैं, नदियां हैं और अधिकांश रूप से जैसे उत्तर प्रदेश है 32.68% भाग पर किया जाता है, पंजाब का 21% भाग पर उत्पादन किया जाता है, हरियाणा जो है 6.70% भाग पर किया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, इनसे भी जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये लगभग जो है उत्पादित राज्य जो है ये 70% गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो गेहूं का उत्पादन अधिकांश रूप से उत्तर भारत के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर व कोटा जिले के अंतर्गत किया
जाता है। सर्वाधिक रूप से इन जिलों का अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाता है गेहूं के उत्पादित क्षेत्र, उत्पादित राज्य, उत्पादित जिले। देखिए भाई अब यहाँ आगे हम समझेंगे, एक बार फिर समझिए। तापमान क्वेश्चन आपका है गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। तो पहला क्या होता है, तापमान। गेहूं को बोते समय 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और इसको काटते वक्त यानी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद होता है बुआई, यानी रबी की फसल के अंतर्गत जो गेहूं आता है, तो सीधी सी बात है रबी की फसल के अंतर्गत आता है, तो इसको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। उसके बाद है मृदा, मिट्टी किस प्रकार की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। तो यहाँ आपको समझना है जो मिट्टी होती है, यहाँ दोमट, ये काली मिट्टी जो होती है, बारीक कणों वाली मिट्टी होती है जिसको नदियों के द्वारा बिछाया जाता है, तो उस मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अत्यधिक रूप से होता है। कारण क्या है, क्योंकि इस मिट्टी कण बारीक होते हैं, नमी युक्त होती है, तो इसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कम सिंचाई के अंतर्गत यानी गेहूं का अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, रबी की फसल है, रबी की फसल को सिंचाई के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि यानी कुछ समय अवधि के अंतराल के बाद जो इसके अंदर पानी जल दिया जाता है, नलकूप है, कुआं है या नहरें हैं या तालाब है या झील है, इनके जरिए जो इस फसल के लिए जो जल दिया जाता है, जो पानी दिया जाता है, उसे बोला जाएगा सिंचाई। तो इसमें लगभग 4 से 5 बार सिंचाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था उत्पादन। गेहूं का उत्पादन उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक रूप से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें उत्तर प्रदेश जो है 32.68% भाग, पंजाब 21%, हरियाणा 6.17%, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से प्राप्त किया जाता है। लेकिन कंप्लीट लगाएं राज्यों को तो लगभग 70% जो गेहूं का उत्पादन होता है हमारे ये 5-6 राज्य होते हैं, इनसे प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद है हम भारत की बात हो गई। अब हम किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो उपयोग लिया गया है, ये जो मुख्य जिले जो है गंगानगर, अन्न का कटोरा कहा जाता है इसको। कारण क्या है, इंदिरा गांधी नहर जो है पश्चिम राजस्थान थार के मरुस्थल की जो गंगा है, उस गंगा का जो महत्वपूर्ण जो फायदा उठाया वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से यानी गेहूं है, बाकी और भी जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है, इसलिए गंगानगर को अन्न के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको समझना है राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और जयपुर तथा इसके अलावा कोटे जिले के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका पहली कंडीशन, गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये सेल्फ कंडीशन। अब आपने ये पढ़ लिया है गेहूं, चलो मैंने ये हटा दिया है। अब आपसे पूछेगा, आपके लिए एक आसानी यहाँ पर बिल्कुल हो गई है, आपसे चावल पूछ रहा है तो बोते समय तापमान कितना होना चाहिए, बुआई कब की जाती है, खरीफ में आता है, रबी में आता है, किस प्रकार की मृदा चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, चावल के लिए वर्षा कितनी अत्यधिक होती है या कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, या चावल के लिए वर्षा अगर नहीं होगी तो क्या सिंचाई का कार्य भी किया जाता है, या फिर चावल का उत्पादन भारत के किन राज्यों में किया जाता है, या उसके बाद और राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं। सेम कंडीशन सारी जो हेडिंग हमारी ये है सबके लिए लागू होंगी। बाजरा है, तापमान क्या होना चाहिए, किस फसल में आता है, बुआई कब करते हैं, किस मृदा की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, या फिर किस फसल में आता है, रबी में आता है, खरीफ में आता है, आपको पता है खरीफ में आता है। सिंचाई क्योंकि यहाँ मानसून पर आधारित होती है, भाई खरीफ की फसल है, सीधी सी बात है मानसून पर आधारित फसल है। उसके बाद उत्पादन, बाजरा का राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान रखता है अपना, बाजरा उत्पादन में लगभग 41% भाग जो है वो किसका है भाई, राजस्थान का है। उसके बाद मक्का जो है खरीफ की फसल है, तापमान, बुआई, मृदा, वर्षा, सिंचाई या फिर मानसून किसकी आवश्यकता होती है, भारत का 10वां स्थान मक्के में। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये हमारा टॉपिक था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो यहाँ से आगे मैं आपको यानी कल पढ़ाऊंगा।
जो आपको पढ़ाया गया है उसको उतारें, उसको नोट करें अच्छे से और याद करें। अगर कोई किसी बच्चे को समस्या है तो वो अपनी समस्या को डाल सकता है, बता सकता है। तो इसके बारे में हम यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।